थे कि जिस आदमी ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने डॉलर कमाया, तो वो बताएं वो डॉलर उसने कितने प्रॉपर्टीज हैं उनकी पाकिस्तान में, बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज हैं, वो खुद तस्लीम कर चुके हैं। यूके में उनके फ्लैट्स हैं, दुबई में उनके फ्लैट्स हैं, पाकिस्तान में कराची में उनके फ्लैट्स हैं, और उसके बावजूद कि इस केस को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उनको समन तो गया, भेजा गया, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि जब कोई कितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट ही कोई नहीं थी, उनको पकड़ लिया गया, उनका ट्रायल किया गया, लेकिन जर्नैल, इसलिए जर्नैलों ने नहीं होने दिया, बाजवा साहब ने पूरा कंट्रोल किया। उन्हें पता था कि अगर एक जर्नैल का इस तरह ट्रायल हुआ तो फिर ये रास्ता खुल जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह भी ना, ये तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी उन्हें, क्योंकि ड्यूटी नहीं बनती थी। वो खुद तस्लीम कर चुके हैं कि अब हमने तय कर लिया कि आइंदा मदाखलत नहीं करेंगे, तो ये कन्फेशन है। जो परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि हमें आखिरी वक्त तक उनसे रब्ता रहा, हमारे लिए फरिश्ता साबित हुए, वो हमें गाइड करते रहे, और अगर ये सारी एविडेंस मौजूद है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप तुरफा तमाशा देखिए कि जिस साफी ने अपनी ड्यूटी पूरी की, एक साफी की ड्यूटी है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसको पाकिस्तान के बारे में पता चले तो आवाम को जाहिर करे, उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस आदमी के 13 अरब के असासे आ गया, उससे नहीं पूछा गया कि आपने ये 13 अरब के असासे कैसे बनाए। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारी सिविल गवर्नमेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं, वो कितनी कमजोर थी, उन्हें कोई एहतसाब नहीं किया। और जिस वज़ीर आज़म ने इससे परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ये केस बनाया सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए क्योंकि ही हैज यूजर्प्ड द पावर, इन्होंने 2 दफा आइन तोड़ा है, तो उन्होंने अदालत बनवाई, उसको तो मुल्क से निकाल दिया गया, लेकिन वो उसका तो और मुशर्रफ साहब का तो बहाल भी करना हुआ। जबकि आज भी 9000 के करीब लोग लापता हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? और आर्मी और सिविल के दरमियान जो उसने रिफ्ट क्रिएट की, जिसकी वजह से आज आर्मी कंटोनमेंट्स के अंदर भी गैर महफूज है, इसके भी वो जिम्मेदार है। फिर इसके अंदर ज्यादा हिस्सा बाजवा साहब ने डाला, तो उन्हें चलती हुई 2 हुकूमतों को अपनी जाती विश और किसी बैरूनी इशारे पे, इसमें हमें कोई शक ही नहीं है, कोई राय नहीं है दूसरी, कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स बाहर से चेंज होती हैं, बाहर से ऑर्डर आता है और उसके बाद गवर्नमेंट चेंज कर दी जाती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये आवाम के हकूक के ऊपर बहुत बड़ा डाका है, जिसका नतीजा है कि कहीं हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है भाई, ना हमारे यहाँ को स्टेबिलिटी। करप्शन से रियासतें नहीं तबाह होती, रियासतें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से तबाह होती हैं कि एक मुलाजिम जो है वो गवर्नमेंट का तुड़वा देता है, एमएनए से राब्ता कर लेता है और उनका एहतसाब ही नहीं होता। साफी को तो पकड़ लिया गया और इनसे किसी ने पूछा कि आपके 13 अरब के साथ फाइल दिस पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब तो वो जजमेंट आ चुकी है, वो रिपोर्टेड जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनरल्स इवन आफ्टर रिटायरमेंट दे आर अमेनेबल टू द लॉ और दे आर टू बी मेड अकाउंटेबल। और उसमें अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमले लिखे, उन्होंने कहा कि सिलेक्टिव जस्टिस से तो पूरी सोसाइटी तबाह हो जाएगी। आप किस तरह सिलेक्टिव जस्टिस आ रहे हैं? आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें और जाहिर है वो असासिन के जब्त होंगे, और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो और हर आदमी को अकाउंटेबल ठहराया जाए, चाहे वो जज हो या चाहे वो जर्नैल हो। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप एक आम आदमी पे तो कानून नाफिज करें। ये तो जनाब रिसालत में आप का फरमान है कि वो गुज़िश्ता कौम में जब उन्हें किसी ने सिफारिश की ना, खातून थी फातिमा मखजूमी की, इसका हाथ ना काटा जाए, तो आपने कहा कि कसम उस ज़ात की जिसमें कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काटा जाता। और आपने ये तारीखी जुमला एक फरमाया कि गुज़िश्ता कौमें इसलिए तबाह बर्बाद हो गई कि जब उनके गरीब लोग जुर्म करते थे, आम आदमी तो कानून नाफिज कर दिया जाता था, जब उनके उमरा और शुरफा जुर्म करते थे उनको छोड़ दिया जाता था। आपने कहा वो कौमें तबाह हो गई। आज मैं समझता हूं अगर हमने इन मुजरिमों को, कौमी मुजरिमों को अकाउंटेबल नहीं ठहराया तो हमें कोई भी हमें इस तबाही से नहीं रोकेगा। उसमें बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि हमने पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन भेजी और उस रिप्रेजेंटेशन में फिर रजा रवानी साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे। 18वीं तरमीम के अंदर एक और तरमीम की गई और आइन के अंदर आर्टिकल 10A इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें लिख दिया गया कि फेयर ट्रायल, राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इसके तहत हर सोल्जर और हर अफसर जिसके साथ ज्यादती है वो कोर्ट में आता है, और अभी भी वो 500 के करीब पिटीशन पेंडिंग है। आप एक रास्ता खोल गए आर्टिकल 10A के आने की वजह से। और इसके अलावा भी हमने अभी रिसेंटली एक डिसीजन लिया लाहौर हाई कोर्ट से, जिसमें जस्टिस शाहिद करीम साहब ने डायरेक्शन दिया लॉ मिनिस्ट्री को कि आर्मी की सेपरेट राइट ऑफ अपील इनको दिया जाए, ताकि ये आम अदालतों, हाई कोर्टों में अपना वक्त जाया न करें, ये आए और अपने हकूक के लिए पेश हों। इंडिया के अंदर और इवन कॉमनवेल्थ के जितने कंट्रीज हैं उन सब के अंदर राइट ऑफ अपील दिया गया है। हमारे यहाँ अभी तक राइट ऑफ अपील हमारी आर्मी के नौजवानों और अफसरों को नहीं मिला, लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया हुआ है, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। अभी इंशाल्लाह ताला वो भी हम उस पर भी एफर्ट कर रहे हैं, उस पर भी अमल दरामद होगा और ये राइट ऑफ अपील मिलेगा। मैं इंडिया के एक जज ने लिखा था इसके ऊपर, इट इज वेरी स्ट्रेंज द डिफेंडर्स ऑफ मदरलैंड इज विदाउट डिफेंस, उसका अपना कोई डिफेंस ही नहीं। उन्होंने वहां सेपरेट कोर्ट्स बनाई, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के बड़े बड़े कंटोनमेंट्स के अंदर, जहां रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठते हैं और आर्मी के केसेस जो है, मिलिट्री कोर्ट के जो केसेस हैं जिनको कोर्ट मार्शल हो जाता है, उनके खिलाफ अपीलें वो सुनते हैं। क्योंकि आर्मी के जो अंदर अपील का सिस्टम है उसका तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि आर्मी कोर्ट्स आर कमांड ओरिएंटेड। कमांडर ने फैसला कर दिया तो फिर सारी कोर्ट्स उसी के मातहत है, उसी के तहत फैसला करेगी। इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू जो है ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हमने डिसीजन ले लिया हुआ है, इसके ऊपर भी बन जाएगा और ये लॉ आगे चलेगा। बड़ी दूर की बात है, कमांड के खिलाफ कोई सवाल ही नहीं कर सकता। और ये कंसेप्ट जो था ना कि आर्मी इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट, ये ओल्ड कंसेप्ट है। अभी तो आर्मी इज एन एम्पायर विद अ मेट्रोपॉलिटन। आर्मी के पास सारी अपनी चीजें हैं, उनकी अपनी आर्मी है, आर्मी के पास अपनी कोर्ट्स हैं, आर्मी की अपनी पुलिस है, और आर्मी ने अपने कानून के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आर्मी कोर्ट के डिसीजन को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने 500 डिसीजन चैलेंज किए हैं और कोर्ट ने वो एडमिट किया है कि नहीं ये इनके डिसीजन अब चैलेंज हो सकते हैं। ये जो इनके पास थी ना कि कोई इनको पूछ नहीं सकता, दैट हैज बीन ब्रोकन इन ऑल दी हाई कोर्ट्स नाउ। 500 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और हाई कोर्ट ने इनसे सवाल पूछा कि आप इन तमाम केसेस में बताएं आपने किस तरह फलां के खिलाफ प्रोसीड किया है, कौन सा लॉ, क्योंकि आर्टिकल 10A इज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू फॉर एवरी मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आप मुझे बगैर चार्जशीट के और बगैर शो काज नोटिस के नहीं निकाल सकते। आप मुझे चार्जशीट दें, मैं रिप्लाई दूंगा, सेटिस्फाइड ना हो तो फिर आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करें और मुझे रिकॉर्ड फराहम करें। इससे पहले तक तो आर्मी ट्रायल करती रही और ट्रायल प्रोसीडिंग भी नहीं देती थी, किसी को वकील करने का भी इख्तियार नहीं दिया, उन्होंने कितने लोगों को सलाइस बना दी। तो ये वो चीजें हैं, इससे आर्मी के खिलाफ आवाम के अंदर एक नफरत पैदा होती है। हमें इस नफरत को खत्म करना है। आर्मी ने लिखा आर्मी को, मुझे जीएसक्यू बुलाया भी गया कि आपने ये खत क्यों लिखा है, और खत प्रेस में शाया हुआ मेरा। मैंने कहा जी पहले आपको लिखा, आपने जवाब नहीं दी, तो फिर प्रेस को इशू कर दिया। उसमें मैंने ये लिखा था कि जनरल्स को आपने इतने जमीनें, ज़राई मुरब्बे, स्टेट फार्म्स और दर्जनों के हिसाब से प्लाट दिए, ऑफिसर्स के लिए आपने कॉलोनियां बनाई,
लेकिन हमारा जो ओआर कैडर रैंक जिसको हम कहते हैं, जिसमें हवालदार और सिपाही आते हैं, आप कम से कम उनको लिए भी कोई 3 मरले की कुछ स्कीम शुरू करें, उनको भी कोई 3 मरले का घर रिटायरमेंट के बाद मिल जाए, उनको भी कोई सिक्योरिटी दें, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो ये बड़ा डेंजरस हो जाएगा। जबकि इस वक्त भी मैंने केस फाइल किया और वो ये था कि हमारे रिजर्व सोल्जर जो है, एक जमाने में आर्मी पे प्रेशर आया कि फौज काम करें 65 के बाद, तो अयूब खान ने 2 ब्रिगेड फौज घर भेज दी, तो वो जो सिपाही घर भेजे गए उनको 14 रुपए पेंशन दी गई, जो अब जाकर कोई 800 के 900 रुपए बनती है। मैंने वो आर्मी चीफ को खत लिखा कि जनाब ये 900 रुपए की पेंशन आप क्यों दे रहे हैं, बंद करें। वो बेचारा घर से आता है और एक बेटे को साथ लाता है, खाने के बाद 900 रुपए लेता है आप, और उसके ऊपर जो उस वक्त गवर्नमेंट थी मियां नवाज शरीफ की, उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया कि मिनिमम पेंशन 10,000 होगी। तो वो मैंने इनको लिखा, मुझे जीएसटी बुलाया गया कि ये आपको स्टेटमेंट नहीं देनी थी, लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि 10,000 तो मिनिमम। मैंने कहा जी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 10,000 आप नहीं दे रहे, तो दे एग्रीड विद मी। लेकिन जब 2 एनसीयूज का मैंने केस भिजवाया, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। फिर लाहौर हाईकोर्ट में हमने रिट दायर की, तो लाहौर हाईकोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया कि आप कम से कम 10,000 पेंशन दें, चाहे वो रिजर्व सोल्जर है चाहे कोई भी है, क्योंकि आपने खुद उसे निकाला हुआ है ना, वो खुद तो नहीं छोड़कर गया था। और आज वो 900 रुपए 1,000 रुपए पेंशन ले रहा है। तो जिसका नतीजा ये निकला कि आर्मी ने इसके खिलाफ अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और वहां जस्टिस गुलजार साहब थे, उन्होंने अपने एक और हम ख्याल जज को साथ बिठाया और इन्होंने कहा जी इससे कौमी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा। मैंने इन्हें कहा कि चंद 100 फौजी हैं भाई जिनको 65 में निकाला गया, आप उनको 10,000 दें, लेकिन उन्होंने वहां से हमारी रिट डिसमिस करवा दी सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं जी नहीं मिल सकते, कौमी खजाने पे बड़ा बोझ पड़ जाएगा। भाई एक जज जो 13-13 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, उससे तो कौमी खजाने पे कोई बोझ नहीं पड़ा। और ये चंद 100 सिपाही होंगे, 200 सिपाही होंगे 65 के, जो बाकी तो वफात पा चुके होंगे, अभी भी वो अगर ये 1,000 रुपए या 900 पेंशन ले रहे हैं, तो ये तो बड़ा जुल्म है उनके साथ। आप कम से कम, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप कम से कम पेंशन 10,000 होगी, और उस नोटिफिकेशन में फिर के बाद एक और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया, वो भी गुज़श्ता हुकूमत ने जारी किया था कि जिस पेंशन की उम्र 70 साल है उसको 15,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। उस पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। सिविल में जितने सिविलियंस हैं, चाहे वो प्री मेच्योर आए हुए हैं या जैसे भी आए हुए हैं, उनकी पेंशन अगर 70 साल से ज्यादा वो 15,000 ले रहे हैं, और आम जो बंदा वो 10,000 ले रहा है। लेकिन फौज के जो रिजर्व सिपाही हैं बेचारे, उनकी पेंशन आज भी वही है 800 और 900 नुकता है जो हमारे सियासतदानों को इस पर सोचना चाहिए। दे शुड बी ऑन वन पॉइंट। लीगल फ्रेटर्निटी तो इसके ऊपर है, क्योंकि जब हमने ये केस दायर किया तो हमें पूरी तमाम बार की सपोर्ट हासिल थी। सबसे पहले तो ऑल पाकिस्तान की जो बार काउंसिल थी, ये रेजोल्यूशन मैंने वहां पेश किया कि जिन जनरल्स ने इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई हैं, स्पेशली परवेज मुशर्रफ, क्योंकि मैंने सारे एसेट्स की लिस्ट दी, तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया। उन्होंने कहा ये तमाम प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए कानून के मुताबिक और कानून के कटहरे में उन्हें लाना चाहिए। लेकिन हमारी बड़ी अफसोस की बात यह है, कभी तक हमारे पॉलिटिशियंस को इस बात की समझ नहीं आई। वो वज़ीर आज़म बनकर नौकरी करते हैं, लेकिन कभी भी चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बने इस मुल्क के, कि बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव वो इस कानून को नाफिज करें। लेकिन इंशाल्लाह लोगों के अंदर बड़ी अवेयरनेस है, हम बाजवा साहब को भी कटहरे में लाएंगे, और हर आदमी चाहे वो किस मनसब पर भी है, अगर उसने आवाम के हकूक पे डाका डाला होगा तो उसको कटहरे में लाया जाएगा। इस पर हम कोई गिव अप नहीं करेंगे, ना कोई कंप्रोमाइज होगा, क्योंकि ये रियासत पाई सकती है इफ वी मेक देम अकाउंटेबल। और अगेन मैं चाहूंगा कि वो जो MSIR हर महीने यूनिट भेजती है, वो झूठ पे नमक नहीं हो, कि हमारे अपने इलाके में रिलेशन सिविलियन के साथ कॉर्डियल है कि नहीं है। और मैं आर्मी चीफ साहब से भी दरखास्त करूंगा कि वो खुद भी जायजा लें, क्या मुल्क के अंदर अवाम और फौज के दरमियान रिलेशन कॉर्डियल है? क्या हमारी सेनेट के अंदर ये रेजोल्यूशन नहीं आ चुका जिसके अंदर एक सेंटर ने कहा बलूचिस्तान के कोर कमांडर ने किस लिए तरह कह दिया कि हम लोगों को गिरफ्तार भी करेंगे, और ग्वादर में कितने लोग गिरफ्तार? जनाब आसिफ महफूज साहब ने बिल्कुल जिन्होंने ऊपर नहीं कह दिया, उस पर बड़ी तनकीद हुई, तो उनसे पूछा जाए क्यों स्टेटमेंट दी, वो कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, उनके पास कौन सा गिरफ्तारी का इख्तियार है? ये तो वज़ीर आला बलूचिस्तान तो बयान दे तो वो दे सकते हैं, लेकिन किसी आर्मी अफसर को तो ये बयान देने का हक हासिल नहीं है, उसका रोल ही नहीं। वो तो प्रोटेक्टर्स हैं लोगों के, वो तो लोगों के मुहाफिज हैं, उन्हें तो हिफाजत करनी है उन्हें। और ये रिलेशनशिप है कि हम अपने मुआवजों से मोहब्बत करते हैं, कि हमें श्योर है अगर वो हमें अगवा कर लेंगे, हमें घरों से उठाकर ले जाएंगे, तो हम कैसे उनके साथ मोहब्बत कर सकेंगे? और जिनके उठाए जाते हैं लोग, बेटे उठा लिए जाते हैं या भाई उठा लिए जाते हैं या कामत उठा लिए जाते हैं, आप उन खानदानों को देखें, वो खानदान आपके बारे में क्या राय रखते हैं, वो किस हद तक आपके बारे में सोचते हैं, क्या वो आपके लिए दुआ करते होंगे? कितने लोगों को हमने खामोखा इस मुल्क के अंदर अपने दुश्मन बना लिया। ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, मेजॉरिटी अलग हुई, वो को माइनॉरिटी में नहीं थी। दुनिया में जितनी रियासतें टूटी है ना, वहां माइनॉरिटीज ने अलग का ऐलान किया जी हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, हमारे वाले। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां मेजॉरिटी ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते भाई, क्योंकि यहाँ तो फौज की हुकूमत रहेगी, आर्मी विल टेक ओवर। जब उन्होंने देखा कि भाई कोई जमहूरियत ही नहीं है, ये मुजीबुर रहमान साहब, जो शेख मुजीबुर रहमान थे, ये पॉलिटिकल एजेंट थे ईस्ट पाकिस्तान में, मोहतरमा फातिमा जना के, साइकिल पे कलकत्ता से आए थे फातिमा जना की मूवमेंट चलाने के लिए। लेकिन जब उन्हें देखा इलेक्शन में धांधली हो गई और अयूब खान सदर बन गया और नया आईन आ गया, तो उन्हें समझ आ गई कि ये तो आइंदा भी आर्मी के जनरल बैठेगा और वो चलाएगा, और हमें तो आर्मी के अंदर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी गई। उस वक्त बड़े चंद बंगाली थे, बल्कि हमारे जनरल साहब ने कह दिया कि भाई आप तो शार्ट हाइटेड हैं, आपको हम कैसे दे सकते हैं, फौज में ला सकते हैं। तो उस जमाने में फजल कादिर चौधरी साहब थे, वाला के अयूब खान की पार्टी के थे, कन्वेंशन मुस्लिम लीग के, वो स्पीकर थे। वो पार्लियामेंट में खड़े हो गए, उनकी हाइट 6 फुट से ज्यादा थी। उन्होंने कहा मैं बंगाली हूं, मैं 6 फुट से ज्यादा मेरी हाइट, आप कैसे कह सकते हैं कि हम छोटे कद के? और हमें फिर उन्हीं छोटे कद वालों के सामने हमें हथियार डालने पड़े। ये तारीख का बड़ी बिटर रियलिटी है। और आज वो कहां खड़े और हम कहां खड़े? आप देखें हमारे सैलाब में उन्होंने हमें कितने करोड़ों का चंदा दिया, उनकी इकॉनमी देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वो कहां चले जा चुके और हम कहां बैठे। हम तो उनके साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते जिन्होंने हमसे आजादी हासिल की, जिनको हम अपने ऊपर बर्डन समझते थे कि इनकी वजह से हम तरक्की ना कर सकेंगे। आज वो तरक्की की मेराज पे पहुंचे हुए हैं और हम तनज़्ज़ुली की इंतहा पे पहुंचे हुए हैं। हमारा जवान जल्दी रिटायर हो जाता है, हमारा मेजर जो है वो 22-21 साल पे या 23 साल पे रिटायर हो जाता है, तो प्लाट तो फिर कमर्शियल प्लाट तो मेजर को मिलना चाहिए ना, ताकि रिटायर होने के बाद अभी उसके बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, वो कारोबार करे। अब कमर्शियल प्लाट आप जनरल्स को किस खुशी में दे सर्विस किया, और उसने और भी अभी एक मुशर्रफ साहब ने पॉलिसी बनाई कि हर जनरल को 5 प्लाट मिले। शुड बी एन इक्वालिटी, ये आप नहीं कर सकते कि आप, लेकिन हमारे यहाँ अदलिया के ऊपर भी इतना दबाव है कि अदलिया भी आजादाना फैसले नहीं कर सकती। ये आपके सामने है। एक जनरल साहब है, जनरल एहसान साहब, मुशर्रफ साहब के जमाने वो डॉक्टर थे
और वो उसके बाद उनको सूबाई वजीर लगाया गया, वजीर सेहत सिंध के अंदर, और 2002 के इलेक्शन होने वाले थे तो